अस्सलामुअलैकुम। आई एम वकास अहमद और उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम हार्ट फेलियर से रिलेटेड पढ़ रहे थे, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने हार्ट फेलियर की जनरल एटियोलॉजी पढ़ी, डायग्नोसिस पढ़ी, सिम्टम्स पढ़ी और कंपनसेटरी मैकेनिज़म्स पढ़े। अब इस वाले पार्ट के अंदर हम इंशाल्लाह ट्रीटमेंट पढ़ेंगे कि हम हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली हम 3 किस्म के ड्रग्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले को हम कहते हैं आयोनोट्रोपिक ड्रग्स, जिसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स आते हैं, दूसरा बीटा एगोनिस्ट और तीसरा फास्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर्स। और इन तीनों किस्म के ड्रग्स का मेन काम ये होगा कि ये कार्डियक आउटपुट को बढ़ाएंगी और जो सिम्टम्स आई हुई हैं उस सिम्टम्स को कम से कम करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको हार्ट अटैक से बचाया जा सके और आपका हार्ट नॉर्मली लाइफ टाइम के लिए सही काम करता रहे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आयोनोट्रोपिक ड्रग्स। आयोनोट्रोपिक ड्रग्स वो वाली ड्रग्स होती हैं जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करती है। इसकी वजह से हार्ट रेट भी बढ़ जाता है और हार्ट ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड बॉडी में पंप करता है। अब ये बेसिकली करते कैसे हैं? ये कार्डियक मायोसाइट्स के अंदर कैल्शियम्स की तादाद को बढ़ा देते हैं। तो जब कैल्शियम की तादाद बढ़ जाएगी तो कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन कराता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी, आपका हार्ट रेट भी बढ़ जाएगा और आपकी कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगी। तो दीज ड्रग्स इनहेंस कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ये ड्रग्स क्या करेंगे? कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को तेज करेंगे एंड थस इंक्रीजिंग द कार्डियक आउटपुट, और कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देंगे। ये कैसे करेंगे? दीज ड्रग बेसिकली इंक्रीजेज द इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल। ये इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल को बढ़ा देंगे। ये कैसे बढ़ाते हैं ये हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में इंशाल्लाह देखेंगे, लेकिन अभी आपने ये याद रखना कि ये कैल्शियम की तादाद को बढ़ा देंगे, इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा हो जाएगी और आपकी जो कार्डियक आउटपुट है वो इंप्रूव हो जाएगी। आयोनोट्रोपिक ड्रग्स में जो पहली ड्रग्स आती है वो है डिजिटैलिस ग्लाइकोसाइड्स, जिसमें डाइजॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन आते हैं। डिजिटॉक्सिन का इस्तेमाल अभी बंद कर दिया गया क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली हम 95% तक डाइजॉक्सिन को ही इस्तेमाल करते हैं एज अ पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक ड्रग्स। डिजिटैलिस ग्लाइकोसाइड्स को हम कार्डियो एक्टिव ग्लाइकोसाइड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिकली हार्ट के मायोसाइट्स के ऊपर ही एक्ट करते हैं और आपके हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। इनको डिजिटैलिस ग्लाइकोसाइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको डिजिटैलिस परप्यूरा के लीफ से हासिल किया जाता है। दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम डिजिटैलिस परप्यूरा। इन ड्रग्स का मेन काम क्या होगा? जो पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक ड्रग्स का होता है, यानी ये कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करेंगे, उसकी वजह से आपकी कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगी। These drugs increases cardiac contractility and thus cardiac output। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसानदेह बात ये होती है कि जो डिजिटैलिस ग्लाइकोसाइड्स होते हैं इनका थेराप्यूटिक इंडेक्स बहुत नैरो होता है। इसका मतलब ये है कि इनको हम बहुत कम तादाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सिर्फ 0.5 से लेकर 0.8 mg पर ml ही हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इससे हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये टॉक्सिक बन जाएगा, नुकसानदेह बन जाएगा और आपकी हार्ट बीट को इतना तेज़ कर देगा, इतना तेज़ कर देगा कि बंदे की जान भी जा सकती है। और इसके अलावा इनकी जो हाफ लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से ये बार बार जाके आपके हार्ट के रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते रहते हैं। इसकी वजह से ये बार बार जाके आपके हार्ट के अंदर कैल्शियम की तादाद को बढ़ाते रहते हैं और आपका हार्ट कंटिन्यूसली विदाउट रिलैक्सिंग कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है और आपको अरिथमिया भी हो सकता है। तो इसीलिए हम इन ड्रग्स को सीवियर हार्ट अटैक में इस्तेमाल करेंगे। यानी कोई ऐसा पेशेंट है जो हमारे पास आ गया, उसको हार्ट अटैक हुआ है, उसकी जो हार्ट बीट है वो 20 तक गी हुई है, वो मर सकता है, तो आपने क्या करना है? अब जल्दी से उसे डिजॉक्सिन का इंजेक्शन लगा देना ताकि उसकी जान बच जाए। अगर सिंपल या छोटा मोटा हार्ट अटैक आएगा तो उसमें आप डाइजॉक्सिन को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसमें आप सिंपली एस इनहिबिटर्स को, बीटा ब्लॉकर्स को या ARBs को भी इस्तेमाल कर लेंगे, तब भी आपका काम चल जाएगा। दीज ड्रग्स हैव वेरी लो थेराप्यूटिक इंडेक्स, सो स्मॉल चेंज इन डोज कैन बी टॉक्सिक और फैटल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत इजी भी है और बहुत मजे का भी है। आप ये 4 पॉइंट्स पहले याद कर लें, इससे आपको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं? सोडियम पोटेशियम ATPase पंप को ब्लॉक कर देते हैं। अब इस पंप का मेन काम क्या होता है कि ये 3 सोडियम आइंस को बाहर निकालता है और 2 पोटेशियम आइंस को अंदर लेके आता है। अब अगर ये वाला पंप ब्लॉक हो जाएगा तो उसकी वजह से सोडियम आइंस बाहर नहीं जाएंगे और पोटेशियम आइंस अंदर नहीं आएंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि सेल के अंदर सोडियम आइंस की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। जब सेल्स के अंदर सोडियम आइंस की तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे कार्डियक मायोसाइट्स के पास एक और एक्सचेंजर होता है जिसका नाम है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। अब वो एक्टिवेट हो जाता है। वो क्या करेगा? सोडियम आइंस को बाहर निकाल देगा और उसके बदले कैल्शियम आइंस अंदर ले आएगा। वो कैल्शियम आइंस क्या करेंगे? सेल के अंदर आएंगे और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और ज्यादा कैल्शियम आयन रिलीज कराएंगे। वो जाकर एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की क्रॉस लिंकिंग कराएंगे और आपकी जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी में क्या होगा कि ये जो सोडियम पोटेशियम ATPase पंप है ये कंटिन्यूसली 3 सोडियम आइंस को बाहर निकालेगा और 2 पोटेशियम आइंस को सेल के अंदर ले आएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि सेल्स के अंदर ना नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। जब सेल्स के अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा
तो थोड़े से कैल्शियम चैनल खोल जाएंगे और ये कैल्शियम आइंस को सेल के अंदर ले आएंगे। अब ये कैल्शियम आइंस जो सेल के अंदर आए हैं इनकी तादाद बहुत कम होती है और ये इतने ज़्यादा नहीं होते कि आके डायरेक्ट इस एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स के साथ बाइंड करें और ट्रैक्शन कॉज कर सके। अब ये कैल्शियम आइंस क्या करेंगे, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आएंगे। ये है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम स्टोर हुआ होता है। तो ये कैल्शियम क्या करेंगे, आके इस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देंगे जिसका नाम है रायोडीन रिसेप्टर। जैसे ही ये रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, लार्ज क्वांटिटी में कैल्शियम आइंस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आ जाएंगे। तो अब जब ये बाहर आ गए, ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की क्रॉस लिंकिंग करा देंगे और सेल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। जब सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर इजैकुलेट करा देगा। अब ये जो कैल्शियम आइंस बच गए हैं इनको सेल से बाहर निकालना भी जरूरी है, क्योंकि अगर ये सेल से बाहर नहीं निकलेंगे बार बार ये कॉन्ट्रैक्शन कराते रहेंगे और हमारा हार्ट 24 घंटे तो बीट ही करता रहेगा, रिलैक्स का उसको टाइम नहीं मिलेगा। अब दो तरीके हैं, या तो इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर उठा के दोबारा डाल दिया जाए या तो इसे सेल से बाहर निकाल दिया जाए। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास एक रिसेप्टर होता है जिससे ये कैल्शियम आइंस सेल्स के अंदर चले जाते हैं दोबारा, और उसके बदले हाइड्रोजन आइंस भी बाहर आ जाते हैं और एक एटीपी भी कंज्यूम होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि एक पंप होता है जिसका नाम है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर पंप। इस पंप का बड़ा यूनिक काम है। इस पंप का काम ये होता है कि अगर सेल के अंदर सोडियम ज्यादा हो जाए तो सोडियम को बाहर भेज दिया जाए और कैल्शियम को अंदर लेके आ जाए, और अगर सेल के अंदर कैल्शियम ज्यादा हो जाए तो कैल्शियम को बाहर भेज दो और सोडियम को अंदर ले आओ। तो अब देखें सेल के अंदर कैल्शियम ज्यादा हो गया, तो अगर कैल्शियम ज्यादा हो गया तो वो कैल्शियम इधर आएगा और कैल्शियम बाहर चला जाएगा और सोडियम उसकी जगह अंदर आ जाएगा। जब सोडियम अंदर आएगा तो उसके बाद सोडियम पोटेशियम पंप दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा, वो दोबारा 3 सोडियम को बाहर भेजेगा, 2 पोटेशियम को दोबारा अंदर लेके आएगा। उसकी वजह से दोबारा ये कैल्शियम चैनल खुलेंगे, दोबारा ये आके इधर बाइंड करेंगे, दोबारा कैल्शियम रिलीज होगा, फिर वो कैल्शियम दोबारा इधर आएगा, दोबारा कैल्शियम बाहर जाएगा, उसके बदले सोडियम आइंस अंदर आएंगे और इस तरीके से नॉर्मल हार्ट बीट चलती रहेगी। लेकिन जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये आकर इस सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को ब्लॉक कर देंगे। तो अगर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप ब्लॉक हो जाएगा तो ज्यादा सोडियम आइंस बाहर नहीं जाएंगे। ज्यादा सोडियम आइंस बाहर नहीं जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, सेल्स के अंदर सोडियम की तादाद ज्यादा हो जाएगी। जब सेल्स के अंदर सोडियम की तादाद ज्यादा हो जाएगी तो हमें पता है ये सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर क्या काम करता है, जिसकी तादाद ज्यादा हो जाती है उसको बाहर निकाल देता है और उसके बदले दूसरा आयन अंदर ले आता है। तो ये सोडियम आइंस को बाहर भेजना स्टार्ट कर देगा और कैल्शियम आइंस को अंदर ले आएगा। तो इसके साथ जैसे ही कैल्शियम आइंस अंदर आएंगे ये वाले कैल्शियम चैनल भी खुल जाएंगे। उसके बाद ये दोनों दोबारा इधर जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम आयन रिलीज करवाते रहेंगे। अब जब कैल्शियम आयन रिलीज करवाते रहेंगे तो बार बार कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी और आपका हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा। अब हम आते हैं थोड़े से एडवर्स इफेक्ट की तरफ। जो डिजिटैलिस ग्लाइकोसाइड्स हैं इनका एडवर्स इफेक्ट ये है कि एनोरेक्सिया भी हो सकता है, ब्लड वीएन हो सकती है या येलोइश वीएन हो सकती है जिनको हम ज़ेनथोप्सिया भी कहते हैं। इसके अलावा हाइपोकलीमिया भी हो सकता है और अरिदमिया भी हो सकता है। ये थे उसके कुछ साइड इफेक्ट्स। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि हम इसको बड़े लिमिटेड अमाउंट में इस्तेमाल करते हैं, हर पेशेंट को हम नहीं दे सकते, सिर्फ सीवियर हार्ट फेलियर के पेशेंट को ही हम इसको देंगे, वरना इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और बंदा मर भी सकता है। नेक्स्ट है थेराप्यूटिक यूजेस। इसका थेराप्यूटिक यूज़ यही है कि आप सीवियर हार्ट फेलियर के पेशेंट में सिर्फ 0.5 से लेकर 0.8 mg/ml इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई मॉडरेट हार्ट फेलियर का पेशेंट है तो उसमें आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप उनमें एस इनहिबिटर, ARBs या बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जो एस इनहिबिटर्स और बीटा ब्लॉकर्स है इनका काम तो हार्ट के रेट को कम करना है। नहीं भाई, ये हार्ट के रेट को कम करते हैं लेकिन प्री लोड और आफ्टर लोड को भी कम करते हैं। तो अगर आपका प्री लोड और आफ्टर लोड कम होता है तो उसकी वजह से आपकी कार्डियक आउटपुट बढ़ जाती है। तो आपने ये याद रखना है। अगर हम फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो डाइजॉक्सिन इज अवेलेबल इन ओरल एज वेल एज इन इंजेक्टेबल फॉर्म। ये ओरल फॉर्म में भी अवेलेबल है और इंजेक्टेबल फॉर्म में भी अवेलेबल है। इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, 30 से लेकर 40 घंटे तक होती है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इट इज़ एलिमिनेटेड बाय किडनी। इसको किडनी के ज़रिए एलिमिनेट किया जाता है, इसीलिए डोज एडजस्टमेंट भी ज़रूरी होती है उन पेशेंट के अंदर जो किडनी फेलियर के पेशेंट हो। तो ये सारा का सारा हमारे पास आयोनोट्रोपिक ड्रग्स और कार्डियक ग्लाइकोसाइड से रिलेटेड था। नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हम बीटा एगोनिस्ट और फास्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स की बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।